हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 1917 में भविष्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनी सुधारों की रूपरेखा तैयार करने हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो इन सुधारों के लिए सेडिसन कमेटी गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, सेडिसन कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? सेडिसन कमेटी की अध्यक्षता सिडनी रॉलेट ने की थी। अगला प्रश्न है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला काला कानून किस नाम से जाना जाता है या जाना जाता था? तो इसे रॉलेट एक्ट 1919 कहा जाता था। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो हिंदू मुस्लिम एकता पर 4 अप्रैल 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को कानूनी रूप कब प्रदान किया गया या रॉलेट एक्ट को कानूनी रूप कब दिया गया था? तो 21 मार्च 1919 को दिया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई थी? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह सभा में कौन कौन उपस्थित थे? सत्याग्रह सभा में शंकरलाल बैंकर, उमर शोभानी और डी सामने उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सत्याग्रह के लिए प्रारंभ में कौन सी तिथि निश्चित की गई थी? तो अखिल भारतीय सत्याग्रह के लिए प्रारंभ में 30 मार्च 1919 तिथि निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न है, बाद में इस सत्याग्रह आंदोलन की तिथि बदलकर क्या कर दी गई थी? तो इस आंदोलन की तिथि बदलकर 6 अप्रैल 1919 कर दी गई थी। सत्याग्रह आंदोलन की तिथि कितनी कर दी गई थी? 6 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर था। कौन था? माइकल ओ डायर। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आंदोलन के समय बम्बई का गवर्नर कौन था? तो सत्याग्रह आंदोलन के समय बम्बई का गवर्नर जॉर्ज लाइड था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग घटना कब घटित हुई थी? तो जलियांवाला बाग घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। कब घटित हुई थी? 1919 को। अगला प्रश्न है, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण पंजाब के किन 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था? तो किन्हें कर लिया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण पंजाब के किन 2 लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। किसके तहत? रॉलेट एक्ट 1919 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इनके खिलाफ यानी छुड़ाने के लिए कोई भी अपील, दलील या वकील नहीं प्रस्तुत किया जा सकता था। अगला प्रश्न है, जनता द्वारा शांतिपूर्ण जुलूस निकालने पर भी गोली चलाने से कितने लोग मारे गए थे? तो 2 लोग मारे गए थे। रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए प्रथम 2 व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। अगला प्रश्न है, जनता में भड़के आक्रोश से बौखलाकर 10 अप्रैल 1919 को सरकार ने अमृतसर का नियंत्रण किसे सौंपा था?
तो जनरल ओ डायर को सौंपा था। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन सभा के आयोजन का समय क्या था? तो शाम 4:30 बजे था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग सभा में कितने लोग उपस्थित थे? जलियांवाला बाग सभा में लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा जलियांवाला बाग सभा को किस समय अवैधानिक घोषित किया गया था? तो 9:30 बजे उसे अवैधानिक घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को फौज द्वारा घेर लिए जाने पर भीड़ को हटने का कितना समय दिया था? तो मात्र 3 मिनट का समय दिया था। जनरल डायर ने भीड़ को हटने के लिए मात्र 3 मिनट का समय दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में फौज को जनता पर गोली चलाने के आदेश का पालन कब तक होता रहा? तो कब तक इस आदेश का पालन होता रहा? जब तक कि अंग्रेजी सैनिकों की गोलियां खत्म न हो गई, यानी गोली खत्म होने तक ये आदेश का पालन चलता रहा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोलियों से बचाव हेतु जनता ने किस प्रकार मौत को गले लगाया था? तो बाग के अंदर एक कुआं था, उसी में कूदकर लोग जिससे कारण वो भी मारे गए। तो मौत गोलियों से भी हुई और कुएं में कूदने से भी हुई। हमारा प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग में गोलियों से बचाव हेतु जनता ने किस प्रकार मौत को गले लगाया? तो कुएं में कूदकर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार ने पूरे पंजाब में कौन सा नियम लागू कर दिया? तो मार्शल लॉ लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में कौन सी फौज अस्तित्व में आई थी? तो डंडा फौज अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग घटना के विरोध में अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना कब की गई? तो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1919 को की गई थी। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग के 5 अंग्रेज सदस्यों के साथ 3 भारतीय सदस्य कौन से थे? हंटर आयोग के 5 अंग्रेज सदस्यों के साथ 3 भारतीय सदस्य कौन से थे? तो चिमनलाल, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 भारतीय सदस्य थे। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1920 को प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, सरकार ने दोषी लोगों को बचाने हेतु पहले ही कौन सा बिल पास कर लिया था? तो इंडेमेनिटी बिल पास कर लिया था। अगला प्रश्न है, जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की सज़ा दी गई थी। तो क्या सज़ा दी गई थी? नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। तो जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्या सज़ा दी गई? कि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस उपाधि से नवाजा था? तो ब्रिटिश अखबारों ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा था। अगला प्रश्न है, सरकार ने डायर की सेवाओं के लिए उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो मान की तलवार उपाधि प्रदान की थी। अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर को मान की तलवार उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया था? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक आयोग गठित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
इस जांच आयोग में अन्य सदस्य कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, नवंबर 1919 के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। नवंबर 1919 के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास ने असहयोग प्रस्ताव से संबंधित विरोध वापस ले लिया था? तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और श्रीमती एनी बेसेंट ने किस पार्टी को छोड़ दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और श्रीमती एनी बेसेंट ने छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, तिलक स्वराज कोष का गठन क्यों किया गया था? तिलक स्वराज कोष का गठन असहयोग आंदोलन को चलाने हेतु किया गया था। अगला प्रश्न है, कोई भी मुस्लिम ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा, खिलाफत आंदोलन में ये घोषणा कब की गई थी? तो जुलाई 1921 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने केसरी हिंद उपाधि सरकार को कब लौटा दी थी? तो असहयोग आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, जमनालाल बजाज ने अपनी कौन सी उपाधि वापस की थी? तो जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस की थी। अगला प्रश्न है, सरकारी शिक्षण संस्थान एवं वकालत का बहिष्कार कब किया गया था? सरकारी शिक्षण संस्थान एवं वकालत का बहिष्कार 1921-22 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1919 के सुधार अधिनियमों के उद्घाटन हेतु कौन भारत आया था? तो ड्यूक ऑफ कॉमन्स भारत आया था। अगला प्रश्न है, ननकाना साहिब गुरुद्वारे में चल रही सभा पर सैनिकों द्वारा गोली चलाने पर 70 लोगों की हत्या कब हुई थी? तो 4 मार्च 1921 को हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर कब विरोध हुआ था? तो 17 अप्रैल 1921 को हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर कब विरोध हुआ था? तो 17 अप्रैल 1921 को हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के कब्जे के विरोध में सिखों ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो अकाली आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया? असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के कारण वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेसी जुलूस पर कब पुलिस ने गोलियां चलाईं? तो 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने गोलियां चलाई थीं। इस घटना के बाद क्रुद्ध भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा देने के कारण कितने कर्मी जिंदा जल गए थे? तो थानेदार सहित 21 सिपाही जल गए थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया।
अगला प्रश्न है, किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है? ये किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था, क्योंकि घटना कहाँ घटित हुई थी? चौरी चौरा स्थान पर, और पूरे देश से असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है? ये किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है? किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, क्योंकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, सरकार के प्रति असंतोष भड़काने का आरोप लगाकर महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया गया? तो 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी को कितने वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गई थी? गांधी जी को 6 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निहत्थे भारत के पास किसी भी आक्रमण के प्रतिरोध की शक्ति नहीं है? ये किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। गांधी जी ने क्या कहा? निहत्थे भारत के पास किसी भी आक्रमण के प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस किन 2 भागों में बट गई? तो 1923 के चुनावों में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, जो भाग थे परिवर्तन विरोधी एवं परिवर्तन समर्थक। अगला प्रश्न है, गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। अगला प्रश्न है, CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा देकर किस पार्टी की स्थापना की? तो CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गांधी दास समझौते को 1924 ईस्वी के किस अधिवेशन में मंजूरी दे दी गई? तो बेलगांव अधिवेशन में मंजूरी दे दी गई। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी संगठन के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी संगठन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? स्वराज पार्टी के महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषदों के लिए आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो नवंबर 1923 में आम चुनाव आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, नवंबर 1923 के आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो मतदाताओं की संख्या 62 लाख थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा की 101 निर्वाचित सीटों में से कितनी सीटें जीत ली? तो कितनी जीती थी? 42 सीटें जीत ली थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? विट्ठल भाई पटेल को। अगला प्रश्न है, नगर पालिका तथा स्थानीय चुनावों पर स्वराजियों को सफलता कब मिली? तो 1923-24 में मिली थी। अगला प्रश्न है, CR दास कहाँ पर मेयर चुने गए थे? तो CR दास कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में कार्यकारी अधिशासी कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। कलकत्ता में कार्यकारी अधिशासी सुभाष चंद्र बोस बने थे। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद
नगर पालिका के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे। अगला प्रश्न है, पटना नगर पालिका के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो पटना न्यायपालिका के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल में 1919 के अधिनियम की जांच हेतु किसे नियुक्त किया गया? तो अलेक्जेंडर मुंडी मैन समिति को गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्तरवादी व अप्रत्युत्तरवादी स्वराज पार्टी का सूर्योदय कब हुआ? 1930 में। स्वराज पार्टी दो भागों में बट गई, प्रत्युत्तरवादी स्वराज पार्टी और अप्रत्युत्तरवादी स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के सदस्य क्लीमेंट एटली तथा बार्नस हर्साल किस पार्टी से थे? तो ये लेबर पार्टी से थे। साइमन कमीशन के सदस्य क्लीमेंट एटली तथा बार्नस हर्साल लेबर पार्टी से थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का संकल्प पारित किया था? तो 1927 के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का संकल्प पारित किया था? तो 1927 के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन बम्बई तट पर कब पहुंचा था? साइमन कमीशन बम्बई तट पर 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत में साइमन विरोध का मोर्चा किसने संभाला था? तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने संभाला था। संयुक्त प्रांत में साइमन कमीशन विरोध का मोर्चा जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने संभाला था। अगला प्रश्न है, लखनऊ में साइमन कमीशन विरोध का मोर्चा किसने संभाला? तो लखनऊ में साइमन कमीशन विरोध का मोर्चा खलीक उज जमा ने संभाला था। अगला प्रश्न है, भारत के लाहौर व पंजाब में साइमन कमीशन विरोध के विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। कहाँ किया था? लाहौर व पंजाब में साइमन कमीशन विरोध के विशाल जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। अगला प्रश्न है, लाहौर जुलूस पर पुलिस द्वारा भारी लाठीचार्ज के कारण किसकी मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, मेरे ऊपर लाठी का प्रत्येक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत में लगी कील साबित होगा, ये किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कैबिनेट के अनुदार दल के भारत मंत्री कौन थे? तो लॉर्ड वर्कनहेड थे। कौन थे? लॉर्ड वर्कनहेड। अगला प्रश्न है, 24 नवंबर 1927 को बर्केनहेड ने भारतीयों के सामने क्या चुनौती रखी थी? तो बर्केनहेड ने 1927 में भारतीयों के सामने संविधान निर्माण की चुनौती रखी थी। अगला प्रश्न है, मई 1928 के सर्वदलीय सम्मेलन में किसकी अध्यक्षता में संविधान का ड्राफ्ट बनाने हेतु समिति की नियुक्ति की गई? तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 को प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने
जिन्ना के 14 सूत्री मांग पत्र को कब प्रस्तुत किया था? तो मुस्लिम लीग ने जिन्ना के 14 सूत्री मांग पत्र को मार्च 1929 को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता के नए तिरंगे झंडे को कब फहराया? तो 31 दिसंबर 1929 को फहराया था। अगला प्रश्न है, तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया था? तिरंगा झंडा रावी नदी के किनारे फहराया गया था। अगला प्रश्न है, पहला स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया था? पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम से दांडी तक प्रसिद्ध दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम से दांडी गांव की दूरी कितनी थी? साबरमती आश्रम से दांडी गांव की दूरी 375 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा नमक बनाकर नमक कानून कब तोड़ा गया था? तो प्रातः 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। प्रातःकाल 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न है, साबरमती से दांडी तक की यात्रा में कितना समय लगा था? साबरमती से दांडी तक की यात्रा में 24 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, मास्टर सूरसेन के द्वारा चिटगांव शस्त्रागार की लूट कब की गई थी? तो मास्टर सूरसेन द्वारा चिटगांव शस्त्रागार की लूट 18 अप्रैल 1930 को की गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ था? आधिकारिक तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1934 को समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में जनता ने कौन सा कर अदा करने से इनकार कर दिया था? तो चौकीदार कर अदा करने से इनकार कर दिया था। पूर्वी भारत में जनता ने कौन सा कर अदा करने से इनकार कर दिया था? तो चौकीदार कर। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने कौन सा संगठन बनाया? खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने कौन सा संगठन बनाया? खुदाई खिदमतगार। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर के सेवक पठान जनता के बीच क्या कहलाते थे? लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। ईश्वर के सेवक पठान जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। अगला प्रश्न है, पेशावर के गढ़वाली सिपाहियों के नेता कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली थे। पेशावर के गढ़वाली सिपाहियों के नेता चंद्र सिंह गढ़वाली थे। अगला प्रश्न है, चिटगांव में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का नेतृत्व किसने किया था? तो मास्टर सूरसेन ने किया था। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल को IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के 12 क्रांतिकारी कहाँ शहीद हो गए थे? तो लालाबाद की पहाड़ी क्षेत्र में शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी समूह से जुड़ी महिलाएं कौन थीं? तो प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त थीं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी समूह से जुड़ी महिलाएं प्रीतिलता वाडेदार तथा कल्पना दत्त थीं। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में किस अमेरिकी पत्रकार ने धरासणा तट पर सत्याग्रहियों पर किए गए पुलिस अत्याचार का विवरण दिया था? तो किसने दिया था? मिलर ने दिया था।
अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंगम सर्कुलर लागू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? तो 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार ने कब आयोजित किया? तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन में कितने ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि थे? तो 58 या 58 ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन में भारतीय पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे? तो होमी मोदी थे। पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि होमी मोदी थे। अगला प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन में हिंदू महासभा के प्रतिनिधि कौन थे? प्रथम गोल मेज सम्मेलन में हिंदू महासभा के प्रतिनिधि मुंजे तथा जयकर थे। कौन थे? मुंजे तथा जयकर। अगला प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन में वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य कौन थे? तो फजल हुसैन थे। कौन थे? फजल हुसैन। अगला प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन में हरिजन समाज के प्रतिनिधि कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, प्रथम गोल मेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि बेगम शहनवाज तथा राधाबाई सुब्बारायन थीं। बेगम शहनवाज तथा राधाबाई सुब्बारायन। अगला प्रश्न है, बिना किसी निर्णय पर पहुँचे प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब समाप्त हो गया? तो 19 जनवरी 1931 को प्रथम गोल मेज सम्मेलन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी कब इंग्लैंड पहुँचे? तो 12 सितंबर 1931 को पहुँचे। गांधी जी ने केवल द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस जहाज़ से इंग्लैंड गए थे? गांधी जी राजपूताना जहाज़ से इंग्लैंड गए थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय गोल मेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। अगला प्रश्न है,
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत सचिव के रूप में कौन उपस्थित थे? तो प्यारे लाल तथा महादेव देसाई भारत सचिव के रूप में उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा के प्रतिनिधि कौन थे? तो हिंदू महासभा के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय व्यवसायी कौन थे? तो जीडी बिड़ला थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय व्यवसायी जीडी बिड़ला थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी दल के प्रतिनिधि कौन थे? सप्रू और चिंतामणि थे। सप्रू और चिंतामणि उदारवादी दल के प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मोहम्मद अली जिन्ना, अली इमाम और मोहम्मद इकबाल थे। कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, अली इमाम और मोहम्मद इकबाल थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई कौन थे? एस के दत्ता भारतीय ईसाई थे। अगला प्रश्न है, बिना किसी ठोस निर्णय के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब समाप्त हुआ? तो बिना किसी ठोस निर्णय के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, मैं खाली हाथ लौटा हूँ परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। मैं खाली हाथ लौटा हूँ परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। ये कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, गांधी जी को असफल राजनीतिक नेता किसने कहा था? तो गांधी जी को असफल राजनीतिक नेता विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने गांधी जी को असफल राजनीतिक नेता कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब किया था? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 में किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा कब की थी? नवंबर 1933 से अगस्त 1934 तक की थी। अगला प्रश्न है, हरिजन यात्रा कितने मील की थी? हरिजन यात्रा 12.5 हजार मील की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज न मिल जाने तक गांधी जी ने साबरमती आश्रम वापस न लौटने की प्रतिज्ञा कब ली? स्वराज न मिल जाने तक गांधी जी ने साबरमती आश्रम वापस न लौटने की प्रतिज्ञा 1930 ईस्वी में ली थी। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ? तो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में श्वेत पत्र की जांच के आधार पर कौन सा बिल पारित हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ। ब्रिटिश संसद में श्वेत पत्र की जांच के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की किस नीति के तहत 18 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया था? तो फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश सरकार की किस नीति के तहत 18 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया? तो निर्णय कौन सा था? फूट डालो और राज करो। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा जेल में किए गए आमरण अनशन में उनका साथ किसने दिया था? गांधी जी द्वारा जेल में किए गए आमरण अनशन में उनका साथ NC रजा ने दिया था।
अगला प्रश्न है एन.सी. रजा कौन थे? एन.सी. रजा एक दलित नेता थे। अगला प्रश्न है विभिन्न सांप्रदायिक प्रतिनिधियों के बीच पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला प्रश्न है हरिजनों के लिए सुरक्षित 35 स्थानों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 148 कर दिया गया था। हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। पहले कितनी थी? 75 थे, उन्हें बढ़ा के कितना किया गया? 148। अगला प्रश्न है थल सेना के भारतीयकरण के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो स्क्रीन समिति बनाई गई थी। थल सेना के भारतीयकरण के लिए स्क्रीन समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीन समिति की सदस्यता कब स्वीकार की? पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीन समिति की सदस्यता 1925 में स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है सुनीति चौधरी तथा शांति चौधरी नामक दो स्कूली छात्राओं ने किसे गोली मार दी थी? सुनीति चौधरी तथा शांति चौधरी नामक दो स्कूली छात्राओं ने टिपरा के डीएम को गोली मार दी थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रांत के बैतूल में मई 1932 में वन सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो मन्नू गौड़ और चैतू कायके ने प्रारंभ किया था। मध्य प्रांत के बैतूल में 1932 में वन सत्याग्रह मन्नू गौड़ और चैतू कायके ने प्रारंभ किया था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।